जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जो है आपको अनुच्छेद है। तो ये जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाली जो टॉपिक है वह किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो बच्चे 11th या 12th में इसके अलावे ऐसे छात्र छात्राएं जो आपको मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफी फायदेमंद होंगे यह टॉपिक, ठीक है ना। क्योंकि आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न जो होते हैं यहाँ से इस टॉपिक से जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस समय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित किया गया था हमारा संविधान, उस समय इसमें कितने अनुच्छेद थे। तो साथियों, उस समय इसमें आपको 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आती है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान का आकार जो था क्या था। तो साथियों, अगर हम उस समय संविधान की अगर हम आकार की बात करते हैं तो उस समय हमारे संविधान में आपको क्या था, तो एक जो था वो आपको प्रस्तावना था यानी प्रियम्बल था, ठीक है ना। इसके अलावा आपको 395 जो है वो आपको अनुच्छेद थी। इसके अलावा आपको 8 जो थी वो आपको अनुसूचियां थी। सबको याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो साथियों आपको भाग की जो संख्या थी वो आपको 22 थी, यानी कि 22 भाग थे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। ये जो देखना है 1 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो देखिए यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको बनाना है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा 343 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। लेकिन अगर अभी देखिएगा अनुच्छेद की संख्या तो वह आपको 470 से क्या है, क्या तो अधिक है। वह आपको अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद। और अनुसूचित जो है वो आपको अभी जो है वो आपको 12 है, क्या है 12। इसके बाद अगर हम भाग की संख्या पूछेंगे तो संविधान में जो अभी है वो आपको 25 भाग है। भाग कहिए तब या अध्याय कहिए तब, ठीक है ना। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको ऐसे देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, किस पे चर्चा करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की जो कुल संख्या है वो आपको कितनी है। तो देखिए, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन अगर हम अभी बात करते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या की तो वो आपको 470 से क्या है कि आपको अधिक है। तो ये जो 3 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए 4 में क्या करा है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। तो साथियों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो आपको राज्यों का क्या है कि आपको संघ है, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं आपको 4 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो इस सभी चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया, मतलब कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया। कह रहा है कि आपको परिसंघ, महासंघ, परिसंघ, प्रबल एकात्मक आधार के साथ। उसके बाद कह रहा है राज्यों का संघ। तो हमारा जो भारत है वो आपको राज्यों का संघ है। यह बात जो कही गई है संविधान के अनुच्छेद 1 में। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो बताइए आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। और इस सब को नोट करते चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपको काफी ज्यादा जो है बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप 12th में तो आपके लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए तेरा कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो साथियों, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 5 से 11 है उसमें जो है आपको नागरिकता संबंधित जो है वो आपको प्रावधान है, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 1235 में जो है वो आपको मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक जो अधिकार है इसके बारे में क्या की गई थी, आपको चर्चा की गई है। उसके बाद जो है आपको अनुच्छेद 36 से 51 इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि यूपीएससी के बारे में चर्चा की गई। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन पर जो डी है इसका वो आपको सही हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। चलिए चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से
किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता क्या करता है कि प्रदान करता है। मतलब यह हो गया कि मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में, यही आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि अभी जो है भारतीय नागरिकों को जो है वो आपको 6 प्रकार के क्या है कि आपको मौलिक अधिकार है। प्रारंभ में जो थे वो आपको 7 प्रकार के जो मौलिक अधिकार थे वो आपको दिए गए थे भारतीय नागरिकों को। ठीक है ना, 3 चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और मौलिक अधिकार की जो संकल्पना है भारतीय संविधान में वो आपको अमेरिका से लिया गया। क्या से लिया गया है? अमेरिका से। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 8 में। क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए क्या है कि आपको आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अधिकार प्रदान करता है? तो यह आपको अनुच्छेद 16। क्या है? अनुच्छेद 16। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और अगर अभी हम देखते हैं केवल क्या कि आपको आरक्षण की बात करते हैं तो किस समुदाय को कितना मिलता है जान लीजिए। इसमें जो है आपको एससी जिसको आपको 15% आरक्षण मिलता है। एसटी जो है उसको आपको 7.5% जो है आपको आरक्षण मिलता है। उसके बाद है आपको ओबीसी ओबीसी को जो है 27% आरक्षण मिलता है। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस, इससे जो है आपको 10% जो है आपको आरक्षण जो है दिया गया है। तो अब आप सीधे समझ लीजिए कि समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको आपको आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो 8 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 के आएंगे तो विधि के समक्ष समानता है। ठीक है ना, अनुच्छेद 17 के आएंगे तो यह आपको अस्पृश्यता का क्या करता है कि आपको अनुच्छेद अनुच्छेद 23 जो है वो आपको बेगारी को क्या करता है? निषिद्ध करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि संविधान के यानी कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छूत, ठीक है ना, का उल्लंघन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का क्या कहता है कि आपको निषिद्ध करता है। मतलब एक लाइन में समझ आइए कि अस्पृश्यता का जो अंत किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो क्या कहेंगे? दंड है अनुच्छेद 17 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अब है अनुच्छेद 15। यह कहता है कि धर्म, लिंग, ठीक ना, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर जो होगा आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में आपको जो समानता है यानी कि लोक नियोजन में जो अवसर की समानता है उसके बारे में बात करती है। अनुच्छेद 18 जो है वो आपको उपाधियों का अंत करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा 9 का। चलिए आगे चलते हैं। 10 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता जो है वो आपको निर्धारित करता है। मतलब कि एक व्यक्ति जो है, ठीक है ना, आपको राष्ट्रपति पद पर जो है पुनः आपको निर्वाचित हो सकते हैं, ऐसी योग्यता का उल्लेख कहा है। तो यह आपको अनुच्छेद 57 में, किसमें है? अनुच्छेद 57 में। इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। अनुच्छेद 52 जो है वो कहता है कि भारत में क्या होगा कि आपको राष्ट्रपति का पद होगा अनिवार्य रूप से क्या होगा कि आपको होगा। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 54 जो है वो आपको राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसके बारे में क्या करता है कि आपको उल्लेख करता है। ठीक है ना, और उसके बाद अनुच्छेद 55 जो है वह है आपको कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो आपको किस प्रकार से होगा इसके बारे में क्या है कि आपको चर्चा करता है। ठीक है ना, यानी कि उल्लेख करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो यह आपको अनुच्छेद 19 यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत हमें 6 प्रकार की जो है वो आपको स्वतंत्रता दी गई है। उसी में से एक है आपको भाषण और अभिव्यक्ति की क्या है कि आपको स्वतंत्रता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा। और 6 प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो साथियों प्रेस की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 19 के 1 में है। ठीक है ना, इस चीज को अच्छे से आपको देख लेना है। चलिए उसके बाद है अनुच्छेद 14, अभी बताए थे विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 25 जो है वो आपको क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात आपको जिस धर्म को अपनाना है, जिस मत को मानना है आप क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 21 यह कहता है आपको शिक्षा का अधिकार। क्या है? शिक्षा का अधिकार। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार है और इसका जो उल्लेख कहाँ है?
तो कहेंगे अनुच्छेद क्या 21A में, ठीक है ना। तो इन चीजों को बढ़िया से आप देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यह है आपको अनुच्छेद 24, क्योंकि अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को क्या है कि किसी जोखिम भरे काम पर लगाना जो है वो आपको अपराध है। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता काम करता है। अनुच्छेद 19 जो है इसके तहत जो है कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है ना, यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रता। इसे देख लेना। अनुच्छेद 23 जो है बेगारी को क्या करता है, क्या आपको निषिद्ध करता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये जो प्रश्न है 13 नंबर, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों को कहीं से भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्या आपको चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो देखिए अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की क्या है कि आपको संरक्षण की जो है वो आपको बात कही गई है। तो इस चीज को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। उस पे हम लोग क्या करेंगे कि आपको मतलब कि बात करते हैं, ठीक है ना। रुक जाइए थोड़ा सा, आप लोग वेट कर लीजिए। सारे चीजों का हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। ये जो अनुच्छेद क्या है कि आपको 29 है वो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात करता है, क्योंकि आपको अनुच्छेद 29 और 30 में जो है वो आपको शैक्षणिक एवं संस्कृति का मतलब संस्कृति एवं जो आपको शैक्षणिक अधिकार है उसके बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से क्या है कि आपको संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष में क्या कहता है, समानता देता है, यानी कि समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ठीक है, आपको अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको अनुच्छेद 32 के तहत। इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 74 जो है वो कहता है कि आपको राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति को जो होते हैं वो आपको महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो आपको मतलब लाई जाती है, ठीक है ना। अनुच्छेद 54 जो है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको डी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? वह आपको अनुच्छेद 36 से 51। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी, ये जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में है? तो साथियों भाग की बात आएगी तो हो जाएगा आपको भाग 4, ठीक है ना। अनुच्छेद कहेंगे 36 से 51। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है साथियों वो आपको भारत में कहां से लिया गया है? यह आपको आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। अगर आयरलैंड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप स्पेन दे सकते हो। क्या है? स्पेन दे सकते हो, क्योंकि सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों का जो समावेश किया गया था वह आपको कहा जानते हैं, तो आपको यानी कि स्पेन के संविधान में। लेकिन हमारे यहाँ जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपको आयरलैंड से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है वो आपको वर्णित है? तो देखिए तो अनुच्छेद 39 में जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो आपको क्या है, वर्णित है। और ये जो अनुच्छेद 39 है वो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 49 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ये जो अनुच्छेद 51 है वो भी आपको टीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और अनुच्छेद 31 जो है इसमें पहले संपत्ति के अधिकार के बारे में क्या किया गया था कि आपको उल्लेख किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो साथियों ग्राम पंचायतों के गठन का जो निर्देश देता है वो आपको अनुच्छेद 40 देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 40। तो इसको आपको बढ़िया से क्या करना है
देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। आज जो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था जो है इतना जो आपको फल फूल रहा है, ठीक है ना, तो महात्मा गांधी का जो आपको काफी मतलब कि ये मन था कि भारत में जो ग्राम पंचायतों की क्या हो, स्थापना हो, तो उन्हीं के क्या है कि आपको विचारों से प्रेरित होकर क्या है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में जो है आपको ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधान का क्या किया गया कि आपको समावेश जो है संविधान निर्माताओं ने किया था, ठीक है ना। अनुच्छेद जो है आपको यानी कि 40वां ग्राम पंचायतों के गठन का क्या कहता है कि आपको निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो यह आपको अनुच्छेद 51A, इसी में आपको मौलिक कर्तव्यों को क्या है कि आपको जोड़ा गया था। तो आपको 1976 में किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और किस समिति की अनुशंसा पे चाहते हैं, तो मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था साथियों, वह आपको यानी कि सरदार सोनसी जो समिति है उसी के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया था कि आपको संविधान में जोड़ा गया था। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को जो था वह 10 मौलिक कर्तव्य जो थे दिए गए थे, लेकिन आपको अभी जो है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या वो आपको 11 है। क्या है? 11 है। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है बी, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे, और आगे चलने के बाद देखते हैं क्या है। आइए, कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई, अभी बताए थे। अनुच्छेद 51A में जो है वो आपको मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्या है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह बात कहाँ कही गई, तो यह जो कही गई है वो आपको अनुच्छेद 53 में, यानी कि अनुच्छेद 53 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में मतलब निहित होगी, जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पर अधीनस्थ करने का मतलब क्या हो गया कि वे अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है साथियों वो आपको सही हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की कौन से अनुच्छेदों में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो साथियों इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। और भारत में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आपको किस देश के संविधान से प्रेरित है, वो हम कहेंगे आपको अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। और एक चीज याद रखिएगा भाइयों कि भारत के एक भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं है जिस पर आपको क्या है कि अभी तक जो है महाभियोग जो है वो आपको लगा हुआ है, ठीक है ना। राष्ट्रपति जब अपने पद का दुरुपयोग करे, अपने आचरण का सही से प्रयोग नहीं करे, तो ऐसे परिस्थिति में उन पर क्या है कि आपको महाभियोग जो है लगाया जा सकता है। लेकिन आज तक हमारे एक भी राष्ट्रपति पे नहीं लागू हुई, ठीक है ना। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया यह दिया कहां से गया है भारत में, तो हम कहेंगे आपको अमेरिकी संविधान से। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद जो 63 है उसमें उपराष्ट्रपति के पद का क्या है कि आपको प्रावधान है। अनुच्छेद 76 कहेंगे, इसमें आपको महान्यायवादी क्या है, महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। उसके बाद आपको अनुच्छेद 52 कहेंगे, इसमें आपको राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इसे आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्या कर रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यह हो जाएगा आपको अनुच्छेद 75, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सूत्र है अनुच्छेद 75 में क्या है कि आपको दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको सी सही हो जाएगा। यहाँ से बात आती है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता क्या है। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि एक मंत्री के द्वारा किया गया कार्य सभी मंत्रियों का क्या होगा कि आपको कार्य होगा, ठीक है ना। इसलिए देखते हुए कि लोकसभा में जब किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो सारे मंत्रियों को क्या होगा कि आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा क्या होता है कि आपको यदा कदा जो है वो आपको होता है। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि बताइए कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से,
तो कहिएगा लोकसभा के प्रति। यह बात अनुच्छेद 75 में जो है कही गई है। उसके बाद पूछेंगे कि बताइए कि मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आप कहोगे क्या जानते हैं, राष्ट्रपति के प्रति। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी है इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम जो है वो आपको निर्धारित करता है। तो यह आपको अनुच्छेद 75, क्योंकि अनुच्छेद 74 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। तो प्रधानमंत्री और उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है ना, वो आपको अनुच्छेद 75 कहता है। मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75 के तहत। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत ही कौन जानते हैं, तो आपको राष्ट्रपति। तो सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे, कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो साथियों, भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद कितना के तहत जानते हैं, तो आपको 76 के तहत। ठीक है ना, कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और अभी जो भारत के महान्यायवादी है वह कौन है, तो याद रखिएगा अभी भारत का महान्यायवादी जो है वो आपको आर वेंकट रमनी है। कौन है, वेंकट रमनी। और महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। ठीक है, अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के जो पद है उसके बारे में आपको चर्चा की गई। अनुच्छेद 79 में जो है वो आपको संसद के बारे में क्या किया गया, क्या आपको उल्लेख किया गया। इन चीजों को बढ़िया से आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 53 में जो है कहा गया स्पष्ट रूप से कि भारत में जो संघीय कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रमुख होंगे वो कौन होंगे जानते हैं, तो आपको राष्ट्रपति होंगे। ठीक है ना, मतलब कि कार्यपालिका की जो संपूर्ण शक्ति है वो आपको राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग भी है स्वयं या अपने अधीनस्थों के क्या करेंगे के माध्यम से करेंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है, कह रहा कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। वह अनुच्छेद 85। मतलब कि अनुच्छेद 85 के तहत यह कहा गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा तो आपको सही हो जाएगा। और 81 में कहेंगे तो आपको लोकसभा के बारे में क्या है कि आपको चर्चा किया गया है, मतलब कि लोकसभा के संरचना के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो देखिए, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत क्या है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। उसका 356, इसमें आपको राष्ट्रपति शासन के बारे में क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया है। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है साथियों वो आपको अनुच्छेद 108 में। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और भारत में संसद के जो संयुक्त अधिवेशन जैसा जो प्रावधान है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, किस देश से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको प्रेरित है। और संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत आपको संयुक्त बैठक जो बुलाते हैं वो आपको राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाएंगे। लेकिन इस बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे वो आपको लोकसभा अध्यक्ष कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। इस बात को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे और कुछ चीजों को देख लेते हैं। ठीक है ना, अगला क्या है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए अनुच्छेद 110 है, इसमें आपको धन विधेयक के बारे में क्या किया गया है कि आपको उल्लेख किया गया है। चलिए, अनुच्छेद 112 में जो है आपको वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहेंगे, वार्षिक जो वित्तीय विवरण है उसका क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया है। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अभी बताया था कि अनुच्छेद 108 के तहत जो होते हैं संसद के जो होते हैं संयुक्त अधिवेशन उसको क्या होता है कि आपको बुलाया जाता है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। 85 के तहत राष्ट्रपति जो होंगे लोकसभा को क्या कहते हैं कि आपको भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 110 में जो है तो आपको धन विधेयक का उल्लेख है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताओगे। देखिए क्या कह रहा है कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो साथियों अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी संकल्पना जो करेंगे वो आपको लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है ना। और आपके क्या है कि बिहार सीजीएल जो एग्जाम हुआ था 23 जुलाई 2023 को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से ही क्या होता है कि आपको पेश किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से क्या है कि आपको संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 112 29, मतलब अनुच्छेद 112 के 29, अनुच्छेद 146 के 3, अनुच्छेद 148 के 6, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कहा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो वह आपको अनुच्छेद 123, इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और राज्यपाल जो है वो आपको अनुच्छेद क्या कहेंगे कि आपको अनुच्छेद 13 के तहत जो होते हैं वो आपको अध्यादेश जारी करते हैं। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ये आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जाने का क्या है कि आपको प्रावधान है। तो देखिए तो संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो यह हो जाएगा आपको अनुच्छेद 124। इसी के अंतर्गत क्या है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो है महाभियोग लगाए जाने का क्या है कि आपको प्रावधान है। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। और अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो आपको कौन है, तो कहेंगे आपको डी.वाई. चंद्रचूड़। क्या कहेंगे, डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है ना। जो मोदी सरकार के अकेले जो है अभी नींद उड़ा के रखे हुए हैं, डी.वाई. क्या कहेंगे, डी.वाई. चंद्रचूड़। और यह सर्वोच्च न्यायालय के जो है आपको, ठीक है ना, 13वें मुख्य न्यायाधीश है, तो आपको 50वें मुख्य न्यायाधीश है। इन चीजों को भी आप अच्छे से देख लेना है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं, अगर उन पर महाभियोग जो लगाई जाएगी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, तो इन चीजों को देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श दे भी सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले भी सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानेंगे। मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को जो परामर्श है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। यह बात भी कही गई है अनुच्छेद की आवेदन है आपको 143 में। इन चीजों को बढ़िया से देख लीजिएगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत जो है वो आपको भारत में जो है राष्ट्रीय आपात जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय जो सेवा है उसके बारे में क्या किया गया कि आपको चर्चा किया गया था। देखिए अनुच्छेद 312 लिख लीजिएगा, अखिल भारतीय सेवा। क्या कहेंगे, अखिल भारतीय जो सेवा है इसके बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 352 इसमें आपको जो राष्ट्रीय आपात है इस राष्ट्रीय आपात के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, क्या है, अध्यादेश, संसद का सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत। तो देखिए तो अभी अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवा है, इसको भी आपको याद रखना है। एक आपको आईएएस, ठीक है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगे, ठीक है ना, सत्तू भैया, और वो अपनी आरती शुक्ला वाली जो भाभी का कहानी है वो है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो है आपको आईपीएस, ठीक है ना, उसके बाद है आपको आईएफएस। तो ये 3 सेवा जो है अभी आपको अखिल भारतीय सेवा में आता है, लेकिन नहीं अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है वो आपको क्या है जानते हैं कि आपको राज्यसभा जो है वो आपको कर सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है, डी, वो आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या अध्यादेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से क्या है कि आपको संबंधित है, क्या है, संबंधित है, मतलब कि अपने दिए गए फैसले का
पुनर्वलोकन जो है वो आपको कर सकता है। ठीक है, आपको अनुच्छेद 137 में, किसमें है, अनुच्छेद 137 में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर क्या है, क्या आपको सभी न्यायालयों पर क्या होगा, क्या आपको आवश्यक है, यानी कि उस पर लागू होगी। तो यह बात कही गई है अनुच्छेद 141 में। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा, यानी करने का मतलब ये हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है भारत राज्य के भीतर, यानी कि भारतीय राज्यों के भीतर जो भी न्यायालय सभी पर क्या होगी, लागू होगी। यह चीजों कहा गया अनुच्छेद 141 में। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है, तो अनुच्छेद आपको 32। और आप जान समझिएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत क्या है कि आप डायरेक्ट जो है आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उसके बाद जो है अनुच्छेद 226 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, जानते हैं, तो आपको हाई कोर्ट में। तो इस बात सबको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या किया गया, कि आपको उल्लेख किया गया। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 38 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 39 में, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है, तो यह आपको अनुच्छेद 233। और आप जानते होइएगा कि अनुच्छेद 233 के तहत ही जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके क्या होते हैं कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, जानते हैं, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या है, कहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर क्या है कि आपको प्राथमिकता जो है वो आपको प्रदान करती है। तो यह आपको अनुच्छेद आपको 245। इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। प्रश्न को एक बार समझिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की, ठीक है ना, संघीय संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा, ठीक है ना, बनाए गए नियमों कानूनों पर क्या है कि प्राथमिकता प्रदान करती है। इसका मतलब हो गया कि संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून से क्या होगा, बढ़िया होगा। यह बात जो है अनुच्छेद 245 में जो है वो आपको कहा गया है। इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। तो साथियों आज के इस सेशन में हम लोग क्या किए थे कि आपको मतलब क्या किए कि 1 से लेकर 40 तक के जो प्रश्न है उसका हम लोग क्या किए, एनालिसिस किए। कल हम लोग क्या करेंगे कि आपको 41 से देख रहे हैं ना, 41 से क्या करेंगे कि आपको 80 तक के जो प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों आज की सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू। लेकिन जाते जाते एक बात आप लोगों से मुझे बोलनी है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में जो है वो आपको जरूर शेयर करें। तो चलिए साथियों आज के क्लास को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं।